नमस्कार। कभी सोचा है कि अमीर और गरीब के बीच की ये जो खाई है, ये गहरी क्यों होती जा रही है? क्या ये सिर्फ किस्मत की बात है? द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ न्यू लिबरलिज्म नाम की ये किताब कहती है, नहीं, ये कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोचा समझा डिजाइन है। तो चलिए, आज इसी के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। हम सबने कोविड के बाद के शेप रिकवरी के बारे में सुना है ना? मतलब अमीर तो और अमीर हो गए, लेकिन बाकी सब वहीं रह गए या और पीछे चले गए। आज दुनिया की ज्यादातर दौलत बस मुट्ठी भर लोगों के पास सिमट गई है। तो सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है? ये किताब इसी सवाल का एक बहुत ही चौंकाने वाला जवाब देती है। ये किताब अपनी बात एक हैरान कर देने वाले आंकड़े से शुरू करती है। जरा सोचिए, 1975 से 2018 के बीच सिर्फ अमेरिका में निचले 90% लोगों की जेब से 47 ट्रिलियन डॉलर्स निकालकर ऊपर के 1% लोगों की जेब में डाल दिए गए। जी हाँ, 47 ट्रिलियन। यही वो आंकड़ा है जो इस पूरी पड़ताल की नींव रखता है। तो सवाल ये है कि ये खाई इतनी गहरी हुई कैसे? किताब का दावा है कि ये कोई कुदरती प्रक्रिया नहीं थी। इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी विचारधारा, एक पूरा सिस्टम काम कर रहा था। देखिए, अक्सर हमें यही बताया जाता है कि फ्री मार्केट अच्छा है, कंपटीशन से सब बेहतर होता है और सरकार को बिजनेस में दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन ये किताब इस सोच को पूरी तरह से पलट देती है। इसका तर्क ये है कि ये सारी बातें असल में एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा प्रोजेक्ट थी। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे खास तौर पर दौलत को नीचे से ऊपर की तरफ खींचने के लिए डिजाइन किया गया था। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इसके लिए किताब हमें 1940s के दशक में वापस ले जाती है, जहां एक नए और उस वक्त के हिसाब से काफी कट्टरपंथी विचार ने जन्म लिया था। एक ऐसा विचार जिसने दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। तो ये नव उदारवाद या नियो लिबरलिज्म आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो किताब इसे एक ऐसी विचारधारा बताती है जो कहती है कि सरकार का काम है टैक्स कम करना, नियम कानून ढीले करना और स्कूल, अस्पताल जैसी सामाजिक चीजों पर खर्चा घटाना। मतलब सब कुछ बाजार के भरोसे छोड़ दो। ये विचार कोई रातों रात नहीं फैला। इसकी शुरुआत हुई 1944 में फ्रेडरिक हाइक की एक किताब से। अगले कई दशकों तक ये विचार धीरे धीरे फैलता रहा। फिर 1974 में एक बहुत बड़ा मोड़ आया जब हाइक को इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार मिल गया। बस इस विचार को अकादमिक सम्मान मिल गया और 1980 के दशक तक तो मार्गरेट थैचर और रोनाल्ड रेगन जैसे बड़े नेताओं ने इसे अपनी मुख्य आर्थिक नीति ही बना लिया। इस पूरी विचारधारा का जो सार है ना, वो हायक के इस एक कोटेशन में छिपा है। उनका मानना था कि अमीर लोग समाज के स्काउट्स की तरह हैं जो रास्ता दिखाते हैं, इसलिए उन्हें पूरी आज़ादी दे दो। वो आगे बढ़ेंगे तो समाज अपने आप उनके पीछे पीछे बढ़ जाएगा। लेकिन सोचिए, एक विचार को सिर्फ किताबों में लिख देने से वो दुनिया भर की पॉलिसी तो नहीं बन जाता है ना। किताब का तर्क है कि इसे फैलाने के लिए बाकायदा एक मुनज़्ज़म और भारी भरकम फंडिंग वाली प्रोपेगेंडा मशीन तैयार की गई थी। किताब के हिसाब से इस विचार को फैलाने का एक सीधा साधा 4 स्टेप का फॉर्मूला था। स्टेप 1, हाइक जैसे बुद्धिजीवी एक विचारधारा बनाते हैं। स्टेप 2, कोच ब्रदर्स जैसे अरबपति उस पर पैसा लगाते हैं। स्टेप 3, थिंक टैंक और मीडिया उसे आम जनता तक पहुंचाते हैं। और आखिरी स्टेप 4, राजनेता उसे कानून बना देते हैं। बस काम हो गया। और इस मशीन में कई बड़े बड़े नाम शामिल थे। एक तरफ कोच ब्रदर्स जैसे अरबपति फंड कर रहे थे, तो दूसरी तरफ शिकागो यूनिवर्सिटी जैसे एकेडमिक सेंटर इसे बौद्धिक जामा पहना रहे थे। हेरिटेज फाउंडेशन जैसे थिंक टैंक इसे पॉलिसी का रूप दे रहे थे। और तो और रीडर्स डाइजेस्ट और जनरल मोटर्स जैसी कंपनियां भी इसे फैलाने में मदद कर रही थीं। तो ठीक है, थ्योरी बन गई, उसका प्रचार भी हो गया, लेकिन असल दुनिया पर इसका क्या असर हुआ? चलिए अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। इस विचारधारा के अमल में आने का मतलब था डीरेगुलेशन, यानी नियमों को ढीला करना, सरकारी कंपनियों को बेचना और कल्याणकारी योजनाओं को कमजोर करना। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण 1999 में देखने को मिला, जब बिल क्लिंटन के दौर में ग्लास-स्टीगल एक्ट को खत्म कर दिया गया। ये वो कानून था जो कमर्शियल बैंकिंग और जोखिम भरी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को अलग रखता था। नतीजा क्या हुआ? किताब के मुताबिक 1989 के बाद से अमेरिका के सुपर रिच यानी सबसे अमीर लोगों की दौलत में 21 ट्रिलियन डॉलर का इजाफा हुआ। और अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। उसी दौरान अमेरिका के निचले 50% लोगों की कुल संपत्ति
$900 बिलियन घट गए। मतलब ये सिर्फ अमीरों का और अमीर होना नहीं था, ये दौलत का सीधा सीधा ट्रांसफर था, नीचे से ऊपर की ओर। ये चार्ट इस असमानता को और भी साफ कर देता है। देखिए, 1975 से 2018 के बीच देश की इकोनॉमी तो बढ़ी, लेकिन उसका फायदा सबको बराबर नहीं मिला। एक आम इंसान की आय इकोनॉमी की रफ्तार के मुकाबले सिर्फ 1/3 दर से बढ़ी, और वहीं टॉप 1% की आय वो इकोनॉमी से 3 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ी। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये सब इतना साफ साफ दिख रहा है, तो ये सिस्टम आज भी चल कैसे रहा है? किताब के अनुसार ये सिस्टम खुद को बचाने और जिंदा रखने के लिए ही डिजाइन किया गया है। ये लगभग अदृश्य हो चुका है। ये पूरा खेल एक साइकिल की तरह काम करता है। अमीर लोग थिंक टैंक को पैसा देते हैं ताकि वो उनके मतलब की रिसर्च करें। मीडिया उस रिसर्च को ऐसे दिखाता है जैसे ये जनता की मांग हो। फिर राजनेता उसी मीडिया कवरेज का हवाला देकर अमीरों के एजेंडे को कानून बना देते हैं, और इसे नाम क्या दिया जाता है? जनता की आवाज। और इस सिस्टम को बनाए रखने का एक और बहुत कारगर तरीका है खलनायक बनाना। ट्रेड यूनियनों, पर्यावरण के लिए काम करने वालों या सरकार पर सवाल उठाने वालों को देश की तरक्की का दुश्मन बता दिया जाता है। इससे असली मुद्दों से ध्यान पूरी तरह भटक जाता है और अमीरों को फायदा पहुंचाने वाली नीतियों को लागू करना आसान हो जाता है। अब ये सब सुनकर ऐसा लग सकता है कि बदलाव तो नामुमकिन है, लेकिन किताब एक उम्मीद की किरण भी दिखाती है। वो कहती है कि किसी भी बड़े सामाजिक बदलाव के लिए पूरी की पूरी आबादी को साथ लाने की जरूरत नहीं होती, बस एक छोटी लेकिन समर्पित संख्या ही काफी होती है। और यहीं पर यह किताब हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। रिसर्च बताती है कि समाज में कोई भी बड़ा बदलाव लाने के लिए सिर्फ 25% आबादी का एक मत होना ही काफी है। यही वो टिपिंग पॉइंट है। सवाल यह है कि अगर आज 25% लोग इस जानकारी को समझ जाएं और एक साथ आ जाएं, तो वो बदलाव कैसा दिखेगा?